हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सभी। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। 10वीं खत्म हो चुकी है, बहुत सारे चैंपियंस ने एकदम फोड़ा है एग्जामिनेशन में। सबने अपने अपने स्ट्रीम्स चूज कर लिए हैं, आपने भी कर लिया है बेटा। अब बारी है अपने उस 11th जर्नी को प्रोसेस करने के लिए। यानी मैंने हमेशा क्लास 10th में आपको एक चीज सिखाई है बेटा, कि जब कभी भी आप किसी चीज के प्रिपरेशन करने जाओ या कुछ भी करने जाओ, एनीथिंग, कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा है, अगर उसका आप उस पर काम करने जा रहे हो, उस पर मेहनत करने जा रहे हो, तो बेटा उसके रिजल्ट पर नहीं, उसके प्रोसेस पर ध्यान दो। और बहुत सारे बच्चों ने इस बात पर इस अमल भी किया क्लास 10th में। जब क्लास 10th के जब हमारे पेपर्स हुए थे मैथ्स के, तो उसमें सेट 3 एक ऐसा था जो बहुत लेंदी आया था। बच्चे टूट गए थे, मतलब टूट चुके थे एकदम पूरी तरीके से कि सर हमने पूरे साल मेहनत की थी, लेंदी आने की वजह से क्वेश्चंस छूट गए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बच्चों ने देखे भी नहीं थे, लाइक कुछ सीबीएसई का पैटर्न था, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा घुमा के पूछा था जो बच्चों ने नहीं कर पाया। लेकिन उनके अंदर एक ही चीज कॉन्फिडेंस थी, जब वो पेपर देकर के निकले और उन्होंने ये चीजें बताई कि सर कुछ भी हो, कैसा भी हो, मैंने प्रोसेस को एंजॉय किया है, पूरे साल जो मेहनत की है उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। ऐसे बच्चों ने वीडियो बना करके भेजा है और चैनल पर अपलोडेड भी आप देख सकते हैं। मेरे रॉकस्टारों, उसी जर्नी को प्रोसेस करते हुए एक नए फेज में आप आ चुके हो जिसका नाम है 11th। ये 11th सिर्फ आपके एक डायरेक्शंस की बात नहीं होगी, ये 11th सिर्फ एक क्लास नहीं मानी जाएगी, ये एक नींव है। जैसे बेसमेंट आपने तैयार कर लिया है क्लास 10th में, अब क्लास 11th एक नींव है जहां पर 90% बच्चे अपनी बिल्डिंग बनाते ही ढह जाते हैं। यानी क्लास 11th पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं बेटा। लेकिन मैं, जैसा कि आपने ये डिसाइड किया है कि चाहे भले ही मुझे पीसीएम लेकर के आईआईटी में जाना हो, जिन बच्चों ने मैथ्स, मैं जानता हूं बेटा कि 90% या 70% 60% जिन बच्चों ने मैथ्स से अपना नाश्ता रिश्ता तोड़ लिया है, कोई बात नहीं, उनके ड्रीम्स हैं, कोई डॉक्टर्स बनना चाहता है, कोई यूपीएससी में जाना चाहता है, तो सबने अपनी अपनी स्ट्रीम चूज करके अपने अपने डायरेक्शन में चले गए। बट तुम मेरे रॉकस्टार हो, जिन्होंने तुम्हें दिन रात मुझे मैसेज किया है कि सर प्लीज क्लास 11th की जर्नी स्टार्ट कर दीजिए, हमें चाहिए, किसी भी कीमत पर क्लासेस चाहिए सर। तो बेटा मैं चाहता हूं कि आप लोगों को क्लास 11th के मैथ्स धीरे धीरे करके, लाइव ना सही, कम से कम आपको पूरा बेसिक से, यानी शुरुआत जो होगी वो बेसिक से धीरे धीरे करके इतना कॉन्फिडेंट बना दूं कि जब तुम 12th में जाओ तो उस 12th में सिर्फ तुम्हारा बोर्ड ही ना फोड़ो, अपने उस जर्नी को भी याद करो जो तुमने 11th की प्रोसेस को जिया है, और उसके साथ आईआईटी को भी क्लियर कर सको। तो बेटा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मेरे रॉकस्टार, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं धीरे धीरे करके आपको हर एक चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा, डिटेल में समझाता रहूंगा, 1 by 1। और एक चीज और मेरे रॉकस्टार, वन शॉट नहीं खत्म करूंगा। मुझे पता है कि तुम 10th से 11th में आ रहे हो, और 11th में आने पर बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैंने चैप्टर 6 से क्यों शुरुआत की बेटा, इसके पीछे का भी रीजन है, तो मैं समझाऊंगा तुम्हें हर एक चीज। मुझ पर ट्रस्ट था ना 10th में, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं 11th में भी आप अपनी इस जर्नी को बहुत एंजॉय करने वाले हो, और मैथ से जब प्यार हुआ था ना 10th में, उस प्रोसेस को कंटिन्यू करने वाले हो, और फेवरेट सब्जेक्ट आपका बनने वाला है। भले ही कौन से चैप्टर्स नए आ रहे हैं जो हमने पढ़ा नहीं है, जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा बेटा, तो तुम खुद कहोगे हाँ ये था, ये तो क्लास 10 से भी इजी है बेटा, ये क्लास 10 से भी इजी है। जो लोग बोल रहे हैं ना क्लास 11th 12th बहुत टफ होता है बेटा, मैंने हमेशा एक चीज बोला है तुम लोगों को, 12th 11th या कुछ भी टफेस्ट चीज यहां से होता है। जब तुम उस पर काम करोगे ना बेटा, जब तुम मेहनत करोगे ना, जब उस प्रोसेस को जियोगे ना, तो वो चीज आसान लगने लगेगी। एग्जाम्पल के लिए साइकिल चलाना, जब तक तुम साइकिल चलाते नहीं हो तब तक तुम्हें वो टफ लगता है कि गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, लेकिन जब तुम चलाने लगते हो बेटा तो उससे आसान कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है डर मेरे रॉकस्टार, तो आ जाओ इस क्लास 11th जो तुमने डिमांड की है। अब इसका प्रोसेस कैसे होने वाला है, कैसे मैं क्लासेस आपको दूंगा, कैसे क्या करने वाला हूं बता देता हूं बेटा। हर चैप्टर, जितना भी चैप्टर बड़ा रहेगा, जैसे ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं तुम्हें 1 by 1 करके ज्यादा से ज्यादा 30-40 मिनट या 50 मिनट की या 1 घंटे की मैक्स टू मैक्स वीडियो दूंगा। उसको बेसिक से स्ट्रॉन्ग करोगे, पहले एनसीईआरटी कवर करोगे। हमारा पूरा फोकस पहले एनसीईआरटी का रहेगा। क्लास 11th हम पूरा टोटली एनसीईआरटी को देने वाले हैं, क्योंकि अगर तुमने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया बेटा, 1 बार 2 बार 3 बार इसका कॉन्सेप्ट मजबूत कर लिया, मैं आपको दावा गारंटी बोलता हूं बेटा कि जब तुम 12th में जाओगे तो तुम एडवांस के लिए, जेई के लिए एकदम प्रिपेयर रह चुके हो, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारा बुनियाद, तुम्हारा बेस बहुत मजबूत हो चुका होगा। इसीलिए सबसे पहले हम फोकस एनसीईआरटी करेंगे और एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे बेटा। ठीक है, तो आज 2 एक्सरसाइज करवाऊंगा।
जो भी है उस कॉन्सेप्ट के साथ में डिटेल में एक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, तुम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खुद ब खुद उड़ा दोगे बेटा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लेक्चर 1 शुरुआत बेसिक से करते हैं, लेकिन उससे पहले कहीं तुम भूल तो नहीं गए हो बेटा? तुम भूल तो नहीं गए हो ना? कर रहे हो ना? क्लास 10th में मैंने तुमसे एक प्रॉमिस लिया था कि लाइफ टाइम एक चीज करना है तुम्हें, क्या याद है ना? याद है मेरे रॉकस्टार? क्या करना है? सुबह उठने से पहले, सुबह उठ करके अपने पेरेंट्स को प्रणाम, और रात को सोने से पहले उनको धन्यवाद बोल करके सोना नहीं है, बिना उसकी किए करना नहीं बेटा। कर तो रहे हो ना? आइए फिर से इस जर्नी को जीते हैं और करते हैं एक बार फिर से शुरुआत उनके आशीर्वाद से। मेरे साथ कीजिए। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, वो माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। थैंक यू सो मच मम्मी पापा फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू माय रॉक स्टार। ये जिंदगी का सबसे, देखो गोल्डन एरा तुम्हारा खत्म हो चुका है, अब तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, अब तुम्हारे अंदर हर एक चीज, हर एक मूवमेंट आने वाला है। तुम उसके लिए तैयार हो ना बेटा? तुम उसके लिए तैयार रहना, और उसमें तुम्हारा ये जो ब्लेसिंग्स है पेरेंट्स का, उनको धन्यवाद बोलना बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को। सबसे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस होता है क्या, वो समझ लेते हैं बेटा। और मैंने एक चैप्टर 6 ही क्यों स्टार्ट किया, सबसे पहले 1 2 3 क्यों नहीं किया बेटा? तो जरा रिकैप करते हैं। रिकैप मतलब वापस जाते हैं अपने क्लास 10th की जर्नी में, और जरा रिमाइंड याद करके बताओ मुझे। अरे सर जी अभी 10th में मत भेजो ना, बहुत पढ़ लिया। अरे बेटा जस्ट 2 सेकंड के लिए वापस जाओ और रिमाइंड करो अपने आप को, अपने माइंड को बताओ कि तुम्हारा जो क्लास 10th का लास्ट चैप्टर था वो कौन सा था? सर जी प्रोबेबिलिटी था। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब था बेटा? उसका जैसे होता है ना बेटा कि आपके बड़े भैया के अंदर क्वालिटी कुछ अलग होती है, आपके बड़ी दीदी के अंदर क्वालिटी कुछ अलग होती है, हर एक बंदे के। तो आपसे जो बड़े होते हैं उनके पास बड़े जैसा नॉलेज भी होता है, गाइड भी करते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो बस प्रोबेबिलिटी का बड़ा भाई मान लो ये। प्रोबेबिलिटी में आप क्या करते थे? अपने दिमाग का, ज्ञान का यूज करते थे बेटा, और लॉजिक लगाते थे। लॉजिक क्या लगाते थे? कि बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। कैसे? मान लो 3 हमारे पास बॉल है, व्हाइट है, ब्लू है, ब्लैक है, तो उसमें से कोई एक व्हाइट निकाले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम उस तरीके से कॉम्बिनेशंस यूज करके, कॉम्बाइन बना करके उसका हम पैटर्न सेट करके प्रोबेबिलिटी को यूज करते थे। अब आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। भैया ये जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ रहा है मेरे रॉकस्टार, ये जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक सेकंड जस्ट, ओके डन। चलो, तो ये जो पॉइंट्स है, जब हमने 10th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा था उसी से रिलेट करते हुए कॉम्बिनेशंस की बात करें, तो हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हुए एक छोटा सा गेम खेलते हैं, क्योंकि बेटा गेम से ही तुम्हें समझ में आएगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस का यूज कैसे होता है और इसका मतलब क्या है। एक बार ये समझ लिया, इसका आंसर दे दिया, तो तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपसे बोला बेटा कि एक काम करो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे, सपोज कर लो जैसे तुम्हारे बैग होती है, बैग में होता है ना कि आज जैसे तुम बढ़ोगे, आप कहीं पढ़ने जा रहे हो तो एक सूटकेस खरीद करके पेरेंट्स लोग देते हैं, और सूटकेस में ना ऐसा नंबर्स होता है, मान लो इस तरीके से होता है जिसमें 3 खाने बने होते हैं। अब इस पर 0 से 9 का एक कोड बना होता है। सपोज कर लो तुमने सेट कर दिया 0 0 0, या फिर इसको 8 8 8, या फिर इसको 2 3 5। इस नंबर से आप लोग क्या करते हो बेटा? आप इसको कोड के सेट करते हो कि भाई मेरा सूटकेस जो है ना वो कोई खोल ना ले, सिक्योरिटी पासवर्ड लगाते हो ना, ऐसा जो सूटकेस होता है वैसे जाते वक्त बेटा, उसी का यूज है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे इतना बता दो बेटा कि इन 3, जैसे इनमें से कोई भी 0 से 9 नंबर के बीच में ही आने वाला, तुम्हें भी पता है कि इसमें से ही कोई इन 3 नंबर को बताओगे, इसका मतलब टोटल तुम्हारे पास कितने नंबर है? सर जब मैंने 0 से 9, ध्यान से समझना बेटा, धीरे धीरे समझाऊंगा, पहले ये समझ लिया तो आगे की चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। सर 0 से 9 के बीच में टोटल नंबर मेरे पास कितने? मेरे पास टोटल हथियार कितने हैं बेटा? टोटल हथियार का मतलब मैं कितने तरीके से युद्ध लड़ सकता हूं, मतलब मैं कितने नंबरों में से ये जो पासवर्ड है ये बना सकता हूं। सर टोटल देखा तो टोटल 0 से 9 हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 10 आ रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भैया 10 नंबर है।
टोटल हमारे पास कितने हैं बेटा 10 है, टोटल हमारे पास कितने हैं 10 है। अब इस 10 में से मुझे केवल कितने लेने हैं 3, 10 में से मुझे केवल कितने लेने हैं 3। क्यों सर? क्योंकि मेरे पास तो 3 ही प्लेस है। कुछ याद आ रहा है 10th की चीजें? सर प्रोबेबिलिटी में भी तो हम ऐसा ही करते थे, टोटल को लिखते थे नीचे, जितना प्रोबेबिलिटी होती थी 3/10 हम उसको प्रोबेबिलिटी मान लेते थे, है ना? यही पढ़ा था, बिल्कुल सही। अब इसी का भाई ये बड़ा भाई है तो ये इस तरीके से तो मानेगा नहीं। अब ये नहीं पूछेगा कि तुम मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ, 3/10 तुम तो बता दोगे कि भैया 3 चीजें आ रही हैं। अब ये पूछेगा कि इसमें कितने तरीके यूज कर सकते हैं हम उस नंबर को, उस पासवर्ड को फाइंड करने के लिए। मतलब इसका यूज करके हम कितने पासवर्ड बना सकते हैं, टोटल पूछता है। यहां पर प्रोबेबिलिटी नहीं, यहां पर आपसे क्या पूछेगा बेटा टोटल। मतलब इन दोनों का यूज करके मैं इस 3 नंबर पर यानी 3 डिजिट ऐसा क्या क्या डालूं, कितनी बार बदल बदल करके मैं पासवर्ड बना सकता हूं, ये यहां पर क्वेश्चन बनता है। तो तुम बोलोगे सर एक काम कर लो, पहले पे 0 रखो, दूसरे पर 1, तीसरे पर 2 रख लो। सर उसके बाद पहले पे 0, दूसरे पर 2, फिर 1, फिर आप बोलोगे सर 0 1 3, फिर आप बोलोगे सर 0, या फिर वहां पर 5 रखो, 4 रखो, 3 रखो। सर ऐसे तो करते करते पता नहीं कितना करना पड़ेगा। ये एक तरीके से टेडियस टास्क, मतलब एक थकावटी, एक रेस्ट वाला, एक मतलब सर ये क्या करवा रहे हो हमसे, मतलब हम कितनी बार पता करेंगे। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, कुछ ऐसा वैसा नहीं है कि जिससे हमें पता चल सके कि भाई मुझे एग्जैक्ट में कुछ एक लाइन का यूज करके, एक फॉर्मूला का यूज करके मुझे पता चल जाए कि टोटल कितने तरीके से मैं यहां पर पासवर्ड सेट कर सकता हूं, कितने पासवर्ड बना सकता हूं। हाँ बेटा, यही वो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मतलब जब आपको यह पता चल करना हो कि भाई मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी प्रोबेबिलिटीज है कि मैं कितने तरीके से पासवर्ड को बना सकता हूं। आए दिन आप लोग कोडिंग वोडिंग की बात सुनते रहते हैं ना बेटा, तो वो जो सब कुछ कोडिंग डिपेंड करता है ना बेटा, वो एक ही चीज पर, उस कोडिंग में भी आपको यही सिखाया जाता है कि आप कितने तरीके से पासवर्ड बना सकते हो। और वो पूरा का पूरा कोडिंग जो रहता है ना, वो बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेस में ही होता है। लाइफ का हर एक पार्ट इस चैप्टर से रिलेट करता है, चाहे किसी भी चीज की बात कर लो, वो डिपेंड करता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। क्रिकेट मैच होता है, वो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेस पर। यानी दुनिया का हर एक चीज इसी पर डिपेंड होकर के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो बायो हो, कोई भी स्टूडेंट्स कुछ तैयारी कर रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, लाइफ के कोई पार्ट्स को जी रहा है, वो डिपेंड करता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर। बेटा समझ में आ गया? तो अब मुझे इतना पता चल गया है बेटा कि सर जी मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये जो पैटर्न्स है ना, इसको सेट करने के टोटल तरीके निकालने की ही प्रक्रिया कोई, यानी स्टेप्स कोई हम बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। और इसी को अगर मैथ्स की भाषा में बोले तो इसको बोला जाता है बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। भाई तुम कर क्या रहे हो यहां पर? तुम वही तो कर रहे हो, सर मैं यहां पे कितने तरीके से पासवर्ड सेट कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं कितने काउंटिंग ऑफ नंबर बता सकता हूं। इसी को अपने मैथ्स के नॉलेज में, मतलब मैथ्स की भाषा में बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। मतलब वो कौन सा रूल है काउंटिंग का जिसकी हेल्प से आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगा करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से समझते चलना, एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। तो इसी का नाम दिया जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस का सबसे पहला स्टेप्स होता है कि हम किसी भी काउंटिंग को करने के लिए, मतलब अगर हम कुछ काउंटिंग करना चाहते हैं तो उस काउंटिंग को या तो दूसरे भाषा में क्या बोला जाता है, दूसरे भाषा में बोला जाता है बेटा, दूसरी भाषा में बोला जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब इस मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से पहले मैं थोड़ा कुछ आपको और समझाता हूं, थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं। आइए चलो थोड़ा और एग्जांपल सेट करते हैं। सपोज करो, अब हम थोड़ा स्टेप वाइज बढ़ रहे हैं, तुम्हें वो पैटर्न समझ में आ गया कि पासवर्ड फाइंड करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, जो भी काउंटिंग ऑफ नंबर होता है वो हमारा इसी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज होता है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं बेटा, सपोज करो तुम्हें कहीं फंक्शन में जाना है, आ रहा है सीजन, तुम्हें कहीं घूमने जाना है, तो सबसे पहले तुमने सूटकेस लिया, पासवर्ड सेट किया। अब उस सूटकेस में तुम्हारे लिए कपड़े रखने हैं। सपोज करो तुम्हारे पास, तुमने बोला कि सर मुझे ना एक काम करना है, मुझे जाना है वृंदावन, वृंदावन जाना है, मथुरा जाना है घूमने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक सूटकेस है इतना बड़ा, ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरे पास एक सूटकेस है। अब इस सूटकेस में ना सर मैं क्या चाहता हूं कि मेरा 2 दिन का जो ट्रिप है,
इस 2 दिन के ट्रिप में मैं ये चाहता हूं कि मैं केवल और केवल 2 पैंट लेकर के जाऊं। ध्यान से समझना बेटा, 2 पैंट लेकर के जाऊं, मतलब जो ड्रेस कोड होता है भाई कुछ तो लेकर के जाओगे। और सर मैं 3 शर्ट लेकर के जाना चाहता हूं। देखो ध्यान से, तुम्हारी लाइफ में जो जो यूज होने वाला चीज है ना बेटा, उससे मैं तुम्हें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन समझा रहा हूं, ध्यान समझना। तुम वृंदावन जाना चाहते हो, 2 दिन का ट्रिप है और तुम्हारे पास एक सूटकेस है। तुमने ये डिसाइड किया कि केवल मैं 2 पैंट और 3 शर्ट, इसलिए क्योंकि शर्ट चेंज होती रहती है, हर दिन एक पहन करके जाऊंगा और 1-2 दिन घूमूंगा और एक पहन करके वापस आऊंगा। पैंट तो कोई भी चल जाती है बेटा, चाहे तुम गर्ल्स हो या बॉयज हो, जो भी है, तुम ऐसा डिसीजन ले रहते हो। ध्यान समझना, 2 पैंट और 3 शर्ट लेकर के जाना है। अब ध्यान से समझना, अब इस पैंट को ना मैंने नाम दिया बेटा, मैंने पैंट को नाम दिया। ध्यान से देखते रहना बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक पैंट का नाम दिया सर P1 और दूसरे पैंट का नाम दिया P2। मेरे पास कितने पैंट? P1 और P2। ध्यान से समझना, अब तुम्हें समझ में आएगा कि इसका खेला कितना बड़ा है। और मेरे पास शर्ट कितने हैं सर? 3 शर्ट है, तो उसको मैं S1, S2 और S3 बोल सकता हूं ना। अब मैं तुमसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बताओ, मतलब किस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैं पहन सकता हूं, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। मतलब सपोज करो तुम्हारे पास एक ब्लैक कलर का पैंट है और तुम्हारे पास एक व्हाइट और एक येलो कलर का शर्ट है, तो तुम ब्लैक पैंट पर व्हाइट वाला शर्ट भी पहन लोगे और ब्लैक पैंट पर येलो वाला शर्ट, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई सर? 2। एक तो मैंने पैंट के साथ येलो वाला शर्ट पहन लिया और एक पैंट के साथ व्हाइट वाला, तो 2 पॉसिबिलिटीज बनी ना बेटा। इसका मतलब मेरे पास इस पैंट 1 जो हमारे पास पहला वाला पैंट है, इसके साथ 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, S1, S2 और S3। मतलब मैं इस पैंट 1 से तीनों शर्ट पहन सकता हूं। अरे पहन सकते हो ना बेटा भाई, इस पैंट पर तीनों शर्ट पहन सकते हो? हाँ जी सर। इस पर भी तो तीनों पहन सकता हूं। तो मेरे रॉकस्टार हो, जरा ध्यान से समझना, इस पैंट के साथ तीनों शर्ट, इस पैंट के साथ तीनों शर्ट, मतलब अगर मैंने इसके साथ पहना तो मेरा ड्रेस कोड हो जाएगा P1 S1, इसके साथ पहना तो मेरा ड्रेस कोड हो जाएगा P2 S2, इसके साथ पहना तो P1 और S3। अगर मैंने इसके साथ अपना ड्रेस कोड पहना, इसके साथ पहना बेटा ड्रेस कोड तो P2 S1, इसके साथ पहना तो P2 S2 और इसके साथ पहना तो P2 S3। मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है? कितने ड्रेस कोड हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब मेरे पास टोटल ड्रेस कोड कितने हो रहे हैं? 6। मैं घर से ले कितना गया था सर? 2 पैंट लेके गया था और 3 शर्ट लेके गया था, लेकिन मेरे पास ड्रेस कोड कितने बन गए उसमें पहनने के लिए? सर मेरे पास तो 6 बन गए। मतलब अब तुम जाओगे कोई ट्रिप पर तो तुम्हारे पास इतना है कि कम चीजों में भी हम ज्यादा चीजें ले सकते हैं। ये सिखाता है हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। समझ में आया? क्लियर हो गया? वृंदावन गए, ट्रिप करे। अब इसी को मल्टीप्लीकेशन काउंटिंग क्यों बोला जाता है प्रिंसिपल? इसी को जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी काउंटिंग की स्टेप्स होती है। देखो बेटा, तुमने काउंट किया कि 2 पैंट और 3 शर्ट को मिला करके हमने टोटल कॉम्बिनेशन देख लिया कि हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं कि जो मैं वहां पर जितने तरीके से मैं पहन सकता हूं या पहन सकती हूं। अब इसका यूज करोगे, मान लो तुम घर में जा रहे हो और कहीं ट्रिप पर जा रहे हो, लोग भर भर के अपना सूटकेस लेकर के जा रहे हैं कपड़े, और तुम क्या बोलोगे? अरे सर रहने दो, इनको पता नहीं है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। मैं यूज करूंगा, 2-3 कपड़े लेकर के जाऊंगा और इनसे बढ़िया ड्रेस कोड बना लूंगा, कितने तरीके से मैं ड्रेस कोड पहन सकता हूं। अब घर वाले एक बैग लेके जाएंगे, तुम अपने स्कूल वाले बैग में भी 3 कपड़े डाल करके भी उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो स्मार्ट तरीके, भाई तुम मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो कुछ तो समझना पड़ेगा ना बेटा, कुछ तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम मैथ्स स्टूडेंट्स हो तो कुछ तो यूज होने वाला है ना। चलो अब समझते हैं बेटा। तो इसी को बोला जाता है टर्म्स में, मतलब ये जो हम काउंटिंग कर रहे हैं इसी काउंटिंग को फंडामेंटल काउंटिंग कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्यों मल्टीप्लिकेशन? जरा देखना, मेरे पास टोटल कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो भैया मैं एक काम करूं जरा, मेरे पास 2 पैंट थे, मेरे पास कितने पैंट थे बेटा? सर 2 पैंट थे और 3 शर्ट। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6। यही मेरा टोटल कॉम्बिनेशंस बना। यानी इसका मतलब क्या है? इस पैंट 1 से इस पैंट 2 से मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशंस कर दिया। इसीलिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में के दूसरे जो काउंटिंग वाला फिगर होता है उसका नाम हम देते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसीलिए ये टर्म्स जो हमारा यूज होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, ये तो मैंने पैंट और
किसके बारे में बताया? आपकी शर्ट के बारे में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो तुम क्या कर रहे हो, अपने स्कूल में जा रहे हो, अब 11th में जाओगे बेटा, तो भाई 11th में जाओगे, अब 11th में जा रहे हो तुम, तो अपने घर वालों से क्या बोलोगे? 10th के जो बैग थे, जो कपड़े थे, या जो किताबें थी, या जो टिफिन बॉक्स था, या बॉटल था, वही लेके जाओगे? नहीं ना, बोलोगे भाई 11th में जा रहे हैं स्कूल में, वहाँ बड़े बड़े लोग मतलब दूर दूर से आएंगे, भाई मेरा भी तो रुतबा होना चाहिए ना बेटा। तो तुम क्या बोलोगे? सर जी एक काम करता हूं, सपोज करो मेरे पास 2 बॉटल हैं, पहले 10th में तुमने 1 बॉटल लिया था, अब तुम 2 रखोगे, क्यों? बदल बदल करके ले जाने के लिए, दिखाने के लिए, भाई अपनी भी तो कोई रुतबा होना चाहिए ना 11th में। तो सपोज करो तुम्हारे पास 2 बॉटल है, B1 और B2, ठीक है सर। अब देखते रहना कितना मजेदार कॉम्बिनेशन तुम्हारे साथ बन रहा है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये बंदा हर दिन बदल करके आता है। अच्छा, तुम्हारे आसपास कोई एक ऐसा बंदा होगा जो हमेशा हर दिन कपड़े या फिर कुछ अच्छी अलग चीजें, ड्रेस कोड उसका बदलता रहता है। वो पता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का ही यूज करता है, इसीलिए वो बदलता है। तुम्हें भी ये समझना पड़ेगा बेटा कि पैसे, हर चीज पैसे नहीं होते कि भाई उसके पास इतना सारा सामान है तो वो मतलब पैसे हैं तो वो खरीद करके हर दिन बदल करके आता। नहीं मेरे रॉक स्टार, अगर मैथ्स का भी यूज करोगे ना तो भी तुम्हारे पास कम चीजें होते हुए भी ज्यादा दिखा दोगे। आओ सिखाता हूं तुम्हें। सपोज करो 2 बॉटल है, अब तुमने कहा कि सर बैग तो एटलीस्ट 2 बैग भी ले लेते हैं क्योंकि बदल बदल के रहेगा तो अच्छा है। तो मैंने बॉटल का ले लिया और बैग के लिए मैंने स्मॉल B1 B2 कर लिया। ठीक है भाई, कर लिया। हाँ जी सर, एक चीज और है। क्या सर? सर मानता हूं मेरे पास बैग हो गया, मेरे पास बॉटल हो गई, लेकिन सर कुछ ऐसी चीजें, जैसे मान लो मैं आपके पास पेन मान लेता हूं, पेन कलर, अब एक ही पेन से तो लिखोगे नहीं, पूरा खरीद करके ले जाओगे पेन। तो मैं मानता हूं चलो तुम 3 पेन लेकर के जाते हो। कितने पेन? 3 पेन, P1 P2 और P3। अब कॉम्बिनेशन बनाओ जरा, अब कॉम्बिनेशन बनाओ और देखो कितनी चीजें बन रही हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तुम क्या बोलोगे कि भैया इस B1 के साथ 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, मतलब बॉल इस बॉटल के साथ ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है ना, मतलब इस B1 के साथ 2 चीजें बन रही हैं। अगर तुमने इस B1 के साथ लिया तो ये 3 चीजों में डिवाइड होगा। ध्यान से देखना बेटा, सपोज करो एक तुमने बॉटल लिया, जैसे मान लो पहले दिन तुम गए स्कूल और तुमने बॉटल 1 ले लिया, तो तुमने यहां से अपनी बैग 1 को भी उठाया, बट तुम्हारे पास और एक चीज बन रही है, पेन। इन तीनों में से तुम कोई भी पेन ले सकते हो। तो मेरे रॉक स्टार, जो प्रोबेबिलिटीज, जो हमारे काउंटिंग, जो हमारा ये परमुटेशन बन रहा है, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, कितने तरीके से। सपोज करो पहले दिन तुमने B1 उठाया, स्मॉल B1 उठाया, उसके साथ P1 लेके गए। सर P1 क्यों? मैं दूसरी चीज लेकर के जाऊं, B1 P2 लेकर के जाओ, B1 और P3 लेकर गए, मतलब इसके साथ 3 चीजें बनी। अगर तुमने इसके साथ ये उठाया तो 3 चीजें बनी। अब तो कहोगे सर इसको क्यों, इसके साथ इसको उठा करके लूं, मैं इसको नहीं ले जाऊंगा। मतलब मैं B1 तो उठाऊंगा, मतलब मैं बॉटल 1 तो उठाऊंगा, लेकिन अब मैं बैग 2 लेकर के जाऊंगा। भैया बैग 2 से फिर कहेगा, बैग 2 क्या कहेगा? सर मैं तीनों में से कोई भी पेन लेकर के जा सकता हूं, मतलब B1 B2 P2 B1 B2 और P3, तो भैया 3 और बन गए। तो भैया एक बैग से, एक बॉटल एक बैग से मैंने 6 तरीके निकाले हैं, तो इससे भी 6 निकलेगा बेटा। तो टोटल कितने हो सकते हैं? टोटल वो काउंटिंग नंबर कितने होंगे जितने तरीके से मैं स्कूल जा सकता हूं। देखने के लिए मेरे पास केवल 2 बैग है, केवल 2 बॉटल है और केवल 3 ही पेन है, लेकिन मैं 12 दिन का जो मेरा कोड है ना, ड्रेस कोड मान लो या फिर पैटर्न मान लो, दिखाने के तरीके, मैं 12 दिन बाद अपनी पहली चीज रिपीट करूंगा। मतलब मैं 12 दिन अलग अलग तरीके से लोगों को दिखूंगा। यह सिखाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैंने 2 रखा, यहां पर मेरे पास 2 चीजें थी 2, यहां पर 2 चीजें थी 2, यहां पर 3 चीजें थी 3, तो मेरे पास कितने पैटर्न बने? इसी को मल्टीप्लीकेशन पैटर्न या प्रिंसिपल बोला जाता है। 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी टोटल पैटर्न मेरे पास 12 है, यानी 12 तरीकों से मैं अलग अलग दिख सकता हूं। यही यूज होता है परमुटेशंस का।
आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, क्लियर, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने 1 बाय 1 समझाया है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है बेटा, अगर तुम ये नहीं समझोगे ना तो जो तुम्हारा 6.1 है, 6.2 है, वो समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल्स दिया। तुम जैसे जैसे चीजें बढ़ाते जाओगे, ये है बेसिक काउंटिंग करने का तरीका। जब मैं परमुटेशन यूज करूंगा, उसके लिए फैक्टोरियल्स वो क्या होता है, फॉर्मूलाज क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, वो सब चीजें सिखाऊंगा। तो पहले तुम बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग कर लो, थिंकिंग, दिमाग से सोचना तो कर लो। इतने तरीके बन सकते हैं, इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। उसके शॉर्ट तरीके भी बताऊंगा बेटा आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब घर में जाकर के तुम जब घर वाले मम्मी पापा या दीदी भैया कुछ भी ऐसा सामान पैकिंग कर रहे हो, कुछ भी ला रहे हो, तो उनको फटाक से करके बताना कि इतने तरीके से तुम ये चीज को रिपीट करोगे इतने दिन बाद। वो शौक हो जाएंगे, हाँ मेरे पास इतनी सारी कम चीजें होने के बाद मैं इतना कर सकता हूं। हाँ जी, ये सिखाता ही हमें है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन। ठीक है, डन, चले आगे, क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया बेटा। तो इसका थीम क्या कहती है, यानी हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग का रूल है, या फिर उसको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बोलते हैं, उसका मतलब क्या है कि कोई भी इवेंट अगर m डिफरेंट तरीके से हो रहा है, जैसे बॉटल, और हम लोग बॉटल लिए थे, बैग लिए थे और पेन लिए थे, तो m डिफरेंट वेज में, और उसको फॉलो कर रहा है अनदर इवेंट, कोई दूसरा इवेंट फॉलो कर रहा है n तरीके से, n अलग अलग तरीके से, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ ऑकुरेंस होगा, याद करो टोटल नंबर ऑफ ऑकुरेंस मतलब 10th में भी आपको ये पढ़ाया गया था प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। इसीलिए जहां से तुमने फिनिश किया था वहीं से मैंने तुम्हारा स्टार्ट किया, ताकि तुम अच्छे से प्रिपेयर हो। पढ़ना तो सारे चैप्टर है। ऑकुरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m इंटू n, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो कि मल्टीप्लीकेशन इवेंट या मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल भी कहलाता है। ये मैंने आपको समझा दिया और प्रूव करके भी दिखा दिया। क्लियर मेरे रॉक स्टार? अरे भाई क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है। 11th की जर्नी धीरे धीरे अब अच्छी लग रही है, इजी लग रही है, मजेदार है ना बेटा। 10th में तो आते ही रटना स्टार्ट करो। कितनी बेहतरीन तरीके से हम सीख रहे हैं लाइफ के एग्जाम्पल से, है ना। लाइव जो हमने 11th में, जो हमारी 11th जर्नी होती है सॉरी, ये हमारी 11th की जर्नी सिर्फ क्लास में नहीं डिपेंड करती है, ये लाइफ लेसन भी होती है। हर एक चीज हमारे लाइफ से इवॉल्व करते हुए आगे बढ़ता है, उसको समझते चलते हैं। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे क्या बोला गया, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिंगल्स कैन बी जनरेटेड। कितने सिंगल्स आप बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो। सिग्नल्स कितने, सिंगल्स नहीं, सिंगल सॉरी, अभी सिंगल नहीं हो, डबल हो, ध्यान रखना। हर एक तुम्हारी बुक हमेशा दिमाग कहीं और जाता है, यहां ध्यान दियो। सिंगल डबल, सर सिंगल होना है, डबल होना है, 11th में आ गए सर, इतना तो हमारा हक बनता है। मार खाओगे तुम, पढ़ो ध्यान से, IIT जाना है। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। कितने तरीके से तुम जनरेट कर सकते हो भाई, लगाओ दिमाग। आओ पहले हम अपना दिमाग लगाते हैं, जो हम लोग गेम खेलते थे उसी गेम से। इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स बिलो टू अदर, मतलब इन भाई साहब ये बोल रहे हैं कि एक फ्लैग यहां पर, दूसरा फ्लैग यहां पर, एक दूसरे के, एक अबव है तो दूसरा बिलो है। अब और मेरे पास टोटल फ्लैग हैं कितने, सर मेरे पास टोटल कितने फ्लैग हैं, 4। तो मुझे तो पता है बेटा कि टोटल तो 4 फ्लैग्स ही हैं, बट मेरे रॉक स्टार, इस टोटल 4 फ्लैग को 2 ही जगह फिट करना है। 4 फ्लैग हैं, याद करो मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझते चलना बेटा। अब कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे सर 4 फ्लैग्स है, 2 तरीके से करेंगे, 4 इंटू 2, काम खत्म, 8 आंसर। अरे रुक जाओ मेरे रॉक स्टार, रुक जाओ बेटा, इतना तेजी से नहीं भागना है। सर इसका आंसर 8 आएगा, नहीं बेटा। ये बोला है कि 2 फ्लैग्स एक दूसरे के आप ऊपर नीचे रखे जा सकते हैं। इसने पैटर्न बताया है, इसने ये नहीं बोला, ये जो हमारा फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट है कि दूसरा वाला भी दूसरे n डिफरेंट तरीके से होता है। ये जो दूसरा वाला बंदा है, ये दूसरा वाला बंदा नहीं है, ये दूसरे वाले बंदे की पोजीशन बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि भाई ये दूसरा बंदा है, दूसरे तरीके से है। जो दूसरा बंदा मिसिंग है उसको मैं ढूंढना पड़ेगा। जैसे मेरे पास इन दोनों में कितने तरीके हैं, कितने इवेंट्स हैं, कितने तरीके से मैं सेट कर सकता हूं। जैसे मेरे पास 4 फ्लैग हैं, तो मैंने बोला भाई देखो, मैं यहां पर टोटल कितने फ्लैग्स रख सकता हूं, मैं यहां पर टोटल कितने फ्लैग्स रख सकता हूं, जरा बताना।
सर जी क्या पूछ रहे हो, यहां मेरे पास 4 फ्लैग्स हैं तो चारों में से कोई भी रख दो यहां पर। अरे भाई रख सकते हो कि नहीं, बताओ जरा जल्दी, दिमाग 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 यूज करो। मेरे पास अगर 4 फ्लैग हैं और मैंने चारों फ्लैग की बात करी, आया समझ में? अरे बोल दो भाई, एक सेकंड आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, हेलो हेलो, हाँ ठीक है डन। देखो मेरे पास कितने फ्लैग्स थे, 4 फ्लैग्स थे। सर जी बहुत अच्छी बात है, मेरे पास 4 फ्लैग्स थे तो मेरे पास 2 डब्बे हैं, पहले वाले डब्बे में मैं कितने फ्लैग्स डाल सकता हूं सर? 4 में से तो कोई भी डाल सकता हूं, मतलब यहां की जो मेरे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, ऑकरेंस है, वो कितने हैं? 4 है। अब यहां पे 2 तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, बट इसका आंसर क्या होगा वो मैं तुम्हें समझाता हूं। यहां पर चारों में से सपोज कर लो 4 फ्लैग कौन कौन से हैं? एक ब्लैक है, एक पिंक है, एक रेड है, एक येलो है। इन चारों को यहां पर आपने चारों में से कोई भी एक रख लिया। मान लो आपने कौन सा रखा? आपने येलो रख लिया, तो बचे कितने? 3। तो दूसरे वाले में आप कितने रखोगे बेटा? 3। और हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है कि सर इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस हमारा बनेगा। इतनी तरीके से हम फ्लैग को रख सकते हैं। फिर से समझना बेटा, सर हमने इसको क्यों छोड़ा, उसके पीछे का रीजन भी है। छोड़ना भी क्वेश्चन बनता है और ना छोड़ने पर भी क्वेश्चन बनता है। 1 बाय 1 सब समझाऊंगा, ध्यान समझते चलो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया सर जी मुझे ये बताओ कि भाई मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक ऊपर एक नीचे, मुझे इसमें 4 फ्लैग फिट करना है। चारों फ्लैग मान लेता हूं कि मेरे 4 फ्लैग ये हैं, कौन कौन से? कोई ब्लैक है, कोई पिंक है, कोई रेड है, कोई येलो है। अब मैं मानता हूं कि मेरे पास येलो है, बट मैं बहुत अच्छा मेरा पिंक, मतलब पिंक मान लेता हूं कि मैं पिंक को पहले रखना चाहता हूं। इस पर पिंक मैंने रख दिया, तो भैया अब मैं पिंक को तो यहां पर नहीं रख सकता, मतलब इन 4 में से मैं कोई भी एक रख सकता हूं। तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी, 4 ऑकरेंस बनेगा, चारों में से कोई भी रखने का। अब मैंने एक हटा दिया तो अब मेरे पास कितने बचेंगे? 3। तो भैया दूसरे वाले में मैं 3 रख सकता हूं। अब हम तुम कहोगे सर इसमें 4 रख दो, तो बेटा ऊपर वाले में भी तुम 3 ही रख पाओगे, क्योंकि अगर यहाँ 4 रख दिया तो एक तो 4 में से कोई एक रखोगे ना, तो एक रखोगे तो ये 4 से 3 बन जाएगा, 3 में से कोई एक रखना पड़ेगा, तो उसका ऑकरेंस टोटल बनेगा कितना बेटा? 12। ये तब होता है, अब यहां पर 2 पॉइंट होते हैं। एक इसी को बोलते हैं, मैं समझाता हूं ध्यान से, ये तब होगा जब रिपीट वर्ड को हटा दिया जाए। जैसे यहीं पर मैं बोलता कि मुझे जो मैंने यूज कर लिया है उसको नहीं यूज करना है, मतलब मैंने यहां पर जो रख लिया है वो दोबारा नहीं रखना है, तो क्या केस बनेगा? और अगर मैंने जो यूज किया है उसके अलावा भी यहां पर रख दिया, उसी को भी मान लो दोनों जगहों पर मैंने पिंक पिंक रख दिया, तो उसका ऑकरेंस क्या होगा? इस पर अब बात करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना बेटा? एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर समझ में और अच्छे से आएगा। देखो अब यहां पर वो 2 पॉइंट जो मैंने अभी समझाए थे कि रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड क्या होता है वो समझना है। सपोज करो फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर। मेरे पास मान लो मेरे पास 4 लेटर है। कौन कौन से 4 लेटर है? मान लेता हूं जैसे मेरे नाम का अक्षर है AN, मेरे पास 4 लेटर है। अरे ये तो दोनों रिपीट ही है, क्या लिख सकता हूं? यहां पर दिया है क्या? रोज। चलो रोज से बढ़िया कौन जानता है, दुनिया इसी पर टिकी हुई है ना बेटा? रोज। अरे डेली की बात कर रहा हूं, गुलाब की बात नहीं कर रहा हूं कि दुनिया नहीं भाई, गुलाब नहीं तो कुछ भी नहीं। समझ रहा हूं 11th में आते ही पंख लग गए ना, फड़ 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 फड़ाने लगे हम। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो ध्यान से, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म। तुम्हें यह बताना है कि चाहे इसमें से 4 में से कुछ भी फॉर्मेशन बनाओ, चाहे उसकी मीनिंग निकले या ना निकले, चाहे उसकी मीनिंग निकले या ना निकले, ये सारी चीजें तुम्हें बतानी है। अब वो कितने तरीके से मैं इसको सेट कर सकता हूं? अगर बस यहां पर एक केस बोल दिया, रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, मतलब सेम चीज मुझे दोबारा ना लेनी पड़े, इसका मतलब यही है। पहला केस कि सेम चीज मुझे दोबारा ना लेनी पड़े, दूसरा केस सेम चीज मुझे दोबारा लेनी पड़े। तो पहले मैं ना लेनी पड़े वाले समझाता हूं, जो अभी क्वेश्चंस करवाया था वो ना लेनी पड़े वाला था। अब आगे मैं जब कराऊंगा तो तुम्हें अगला वाला क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि जब सेम मतलब रिपीटेड वर्ड लेना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो देखो मेरे पास कितने 4 लेटर हैं बेटा, कौन कौन से हैं? रोज हैं, ROSE, रोज मतलब गुलाब। चलो अब मुझे इसमें से वो चीजें कंक्लूड करनी है, मुझे इसमें से आपको वो चीजें निकालनी है बेटा, ठीक है? वो चीजें निकालनी है। अब तुम कैसे निकालोगे? जरा दिमाग लगाओ बेटा। तुम्हें रोज में से कितने कितने चीजें निकालनी? 4 प्लेस है। देखो जैसे क्या लिखा है, 4 लेटर है ना, 4 बॉक्स बना लो। ये रहा 4 बॉक्स, 1 2 3 और 1 4।
दिल दिमाग अस्थिर करके बताना बेटा, यहीं से दोनों चीजें समझा दूंगा, ध्यान से समझना, विद वाला भी, रिपीटेड वाला भी, और विदाउट वाला मतलब नॉन रिपीटेड वाला भी। समझो, पहले नॉन रिपीटेड समझते हैं। सर इस रोज वाली जिंदगी से मैंने पूछा, मतलब इस गुलाब भाई साहब से पूछा कि भैया एक काम करो, तुम अपना आर दे दो मुझे। अब मैं जैसे मान लो मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं इस वाले बॉक्स को क्या दे सकता हूं, इन चारों में से क्या दे सकता हूं। ध्यान से समझना, इस पहले वाले बॉक्स में इन चारों में से मैं कौन सा रख सकता हूं। तो मेरे पास क्या है, ऑप्शन है सर, मेरे पास क्या है, ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सर, मैं चारों में से कोई भी रख सकता हूं, क्या रख सकती हूं, कर सकते हो ना भाई। भाई तुम्हें 4 डब्बे बना करके दे दिए गए, 4 लेटर हैं, तुम्हें बोल दिया गया कि तुम फ्री हो इन 4 में से कोई भी लेने के लिए, तुम्हें ये प्लस पॉइंट दिया जाता है पहले वाले बॉक्स को। तुम क्या बोलोगे, सर इन चारों में से मैं कोई भी ले सकता हूं, मतलब मेरी टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मैं कितने तरीके से ले सकता हूं, 4 तरीके से। सपोज करो तुमने आर ले लिया बेटा, अब तुमने शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ, इन चारों में से कोई एक लिया, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटीज मतलब पॉसिबिलिटीज तो चारों लेने की है। तो मेरा जो ऑकरेंस बनेगा, नंबर ऑफ ऑकरेंस, क्योंकि मैं टोटल ढूंढ रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो ये चैप्टर का मतलब ये होता है टोटल। तो टोटल हम मैंने 4 तरीके से बना सकते हैं, यहां पर 4 लेटर मतलब 4 तरीके से रख सकते हैं। यहां पर कितने तरीके से, सर 4 में से एक तो यहां चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 3। तो भैया यहां पर ये तीनों लेटर्स जो बचे, इन तीनों में से मैं कोई भी यूज कर सकता हूं, मतलब मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3। ये वाला अगले वाले को शिफ्ट करेगा तो एक और चला जाएगा बेटा। ये कितने तरीके से करेगा, सर 2 तरीके से, ये वाला भी खत्म। अब यहां पर तो केवल एक ही बचा है बेटा, ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं मैं राजा हूं, मेरी मर्जी, तुम लोगों ने जो ले लिया है मैं उसमें से लूंगा। नहीं, ये तो ऑप्शंस हट गए, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा इस बेचारे लास्ट वाले के लिए, इसलिए केवल एक ही चीज जाएंगी, 4 3 2 1। इसी को अगर मल्टीप्लीकेशंस के टर्म्स में बोलें तो 4 3 जा 12 2 जा 24 1 जा 24, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस बन जाता है 24। और ये जो पैटर्न है बेटा, इसको याद रखना, इस पैटर्न को 4 3 2 1, ये जो घट रहा है, ये पैटर्न जो घट रहा है, यही आगे काम आएगा जब मैं अगली क्लास पढ़ाऊंगा, जब मैं तुम्हें परमुटेशंस पढ़ाऊंगा। हो सकता है अभी समझाऊं, जब मैं तुम्हें अभी फैक्टोरियल पढ़ाऊंगा ना बेटा, क्या होता है फैक्टोरियल, वही समझाऊंगा। ये पैटर्न याद रखना, इस पैटर्न को समझो, बाकी बाद में चीजें समझाऊंगा। ठीक है, समझ में आया। ये कब यूज हुआ, कि जब मैंने रिपीटेशन का यूज ना किया है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर एक बार यहां पर आर यूज कर दिया तो दोबारा मैंने कहीं पर भी आर यूज नहीं किया। इसी का मतलब यह है कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं रहेगा तो एक बार जो चीजें आपने यूज कर ली वो दोबारा आपको यूज नहीं करनी, तब इस तरीके से आपको यूज करना है फॉर्मूला। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि भैया रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, जैसे मान लो ये 4 बॉक्स है, ठीक है भाई, हाँ जी सर, इन पे मुझे रोज लिखना है, ROS, इनमें से कोई भी एक लेटर लिखना है। अब ये बोल रहा है रिपीटेशन अलाउड है, मतलब तुम 4 बंदे हो और चारों में से मैं तुम सभी को अलाउ करता हूं कि तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी ले लो, चाहे तुम एक ही लेटर को चारों रख लो या अलग अलग रखो, या कोई ये वाला बंदा ओ ले रहा है तो तुम भी ओ ले लो। मतलब कहने का मतलब तुम्हें 100% फ्रीडम है बेटा, तुम दूसरों से अलग भी चुन सकते हो और तुम दूसरों के जैसा सेम भी चूज कर सकते हो। इसी को बोलते हैं रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन। तो विथ रिपीटेशन का मतलब मैं इस बॉक्स के पास गया तो ये बोलेगा मुझे तो फ्रीडम मिली है, मैं चारों में से कोई भी रख सकता हूं, तो लो भैया चारों रख लिया। इसके पास बोलेगा अगर तेरे पास फ्रीडम है तो मेरे पास भी फ्रीडम है, अगर तू जो लेगा वही मैं भी लूंगा, मतलब मेरे पास भी फ्रीडम है चारों लेने की। तो ये वाला बोलेगा तुम दोनों चालाक मत बनो, मेरे पास भी फ्रीडम है, मैं भी चारों में से कोई भी ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि तुमने बोला है कि रिपीटेशन अलाउड है। तो ये वाला भी बोलेगा भाई तुम तीनों जब हो तो मैं क्यों पीछे रहूं, मेरे पास भी तो ऑप्शन है, मेरे पास भी तो फ्रीडम है। इसका मतलब क्या है कि जब नॉट रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा तो तुम्हें डिक्रीजिंग करते जाना है, एक एक माइनस करते जाना है। बट अगर रिपीटेशन अलाउड रहेगा तो तुम कोई भी उसी नंबर को जितनी बार बोला रहेगा उसका वो मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो जब तुम्हारे पास रिपीटेशन अलाउड है उसका केस है, और जब तुम्हारे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो उसका केस है। आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ चुका है, इस चैप्टर पर कमांड धीरे धीरे आपकी बनती चली जा रही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, डन, चलो बहुत बढ़िया। तो ये पैटर्न हमने समझ लिया। आओ एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर अगले टॉपिक्स पर चलते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 डिजिट्स कैन बी रिपीटेड।
ध्यान से समझना बेटा। अब यहां पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछता, प्रोबेबिलिटी, तो तुम बोलते सर टोटल कितने नंबर 1 2 3 4 5, नीचे 5 कर दो। इवन डिजिट पूछा है तो इवन कितने 2, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 2/5। यही तो तुम 10th में कर रहे थे। लेकिन अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने नंबर्स इवन फॉर्म कर सकते हो। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी के बड़े भैया को पूछा जा रहा है। मतलब मेरे चैम्प्स, मेरे पास केवल और केवल 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो भैया 2 डिजिट मतलब 2 बॉक्स, 2 डिजिट का मतलब 2 ही बॉक्स होता है, मतलब 2 बॉक्स में भरने। अब तुम मुझे बताओ बेटा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मुझे कौन सा बनाना है, मुझे इवन नंबर बनाना है। और इवन नंबर के लिए यूनिट डिजिट कंपलसरी इवन होनी चाहिए। अरे यस और नॉट बताओ जरा। अगर मुझे कोई इवन नंबर बनाना है बेटा, तो उस इवन नंबर में यूनिट डिजिट जो होगा वो कंपलसरी इवन होना चाहिए। मानते हो ना? जी सर। तो मेरे रॉकस्टार जरा नंबर में चेक करना, इसमें से कितने नंबर इवन है। सर केवल 2 नंबर इवन है। तो इसका मतलब अगर मैं, जैसे इस वाले में भी बताया था मैंने, मेरे पास 4 ऑप्शंस थे, मैंने सब जगह चारों रखा। मेरे पास केवल 2 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस, 1 ऑप्शन, तो उस तरीके से रखा। लेकिन यहां पर मेरे पास अगर मैंने इवन डिजिट लाना है, इवन नंबर 2 है, तो 2 ऑप्शन से मतलब लास्ट में मैं 2 नंबर रख सकता हूं, चाहे 2 रखूं चाहे 4। बट मेरे पास ऑप्शंस तो 2 है ना बेटा इवन नंबर बनाने के लिए। मैं 2 भी रख सकता हूं, मैं 4 भी रख सकता हूं। तो टोटल काउंटिंग कितना है बेटा, 2 तरीके हैं मेरे पास, मतलब 2 डिफरेंट तरीके से मैं इवन नंबर बना सकता हूं। बट क्या मैं इस 10th प्लेस पर, यानी जो दूसरा बॉक्स है, इस पर कोई क्राइटेरिया फिट होगी, इस पर कोई क्राइटेरिया फिट होगी? नहीं सर, क्योंकि इवन नंबर तो तुम 12 भी रख सकते हो, तुम 22 भी रख सकते हो, तुम 34 भी रख सकते हो, तुम 32 भी रख सकते हो, कुछ भी रखो, मतलब तुम इस वाले पोजीशंस पर इवन ऑड रख सकते हो बेटा। लेकिन यहां पर फिक्स होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहां पर फिक्स कर दिया कितना, 2, जो कि इवन नंबर आ रहा है। 2 डिफरेंट तरीके। लेकिन यहां पर तो मैं 5 और रख सकता हूं। यहां पर मेरे पास तो ऑप्शन है बेटा ना, मुझे ऐसे कितने नंबर बनाने, तो यहां पर तो मैं 5 रख सकता हूं। इसीलिए यहां पर कितनी प्रोबेबिलिटीज, कितनी संख्याएं, कितने टोटल बन सकते हैं, कितने ऑकरेंस निकल सकते हैं सर? 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम सीख रहे हैं, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो 5 2 जा, यानी हमारे पास 10 ऐसे नंबर्स फॉर्म्ड हो जाएंगे जो 2 डिजिट के इवन नंबर बनेंगे, 2 डिजिट के इवन नंबर बनेंगे। समझ में आ गई बात? चलो थोड़ा सा इसी को अलग तरीके से समझते हैं। अगर मैंने तुमसे पूछ लिया कि काम करो, चलो ये मुझे बताओ, इस इवन के जगह पर ऑड कितना आएगा? अगर ऑड रहता तो सिंपल सी चीज है बेटा, फिर से 2 बॉक्स बनाओगे। अब ऑड के लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है? सर ऑड कितने हैं? 1 2 3 है, तो भैया लास्ट में तो तुम्हारा ऑड होना चाहिए, कंपलसरी यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर तो 3 आ जाएगा, उसके बिना तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट में ऑड होगा तभी तो ऑड आएगा बेटा, यूनिट डिजिट ऑड ही होना चाहिए। इवन रखोगे तो इवन आ जाएगा। बट यहां पर कोई क्राइटेरिया फिल नहीं सर, तो 5, क्योंकि टोटल 5 में से कुछ भी रखो, आप 23 रखो चाहे 13 रखो, दोनों ऑड नंबर ही है बेटा। इसीलिए इस वाले क्राइटेरिया में इसका आंसर आ जाएगा 15, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस जो हो जाएंगे वो कितने जाएंगे? 15। चलो एक और क्वेश्चन बनाता हूं। सपोज करो 2 डिजिट का नंबर ही मैं पूछता तुमसे, 2 डिजिट का केवल नंबर ही पूछता, फिर से मेरे पास क्या हो जाएंगे? 2 बॉक्स बनेंगे बेटा। ध्यान से देखते जाओ, अब तुम्हारी कैपेबिलिटी अब बढ़ रही होगी, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा है। मुझे केवल 2 ही बॉक्स रखने हैं, 2 डिजिट का नंबर ही बनाना है, लेकिन 2 डिजिट नंबर मेरे पास 5 नंबर है बेटा। तो पहला वाला बॉक्स के पास जाओगे, पहला वाले बॉक्स के पास जाओगे। अगर मैंने क्वेश्चन नॉर्मली पूछा कि 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हमेशा याद रखना बेटा कि जब कोई भी कंडीशंस गिवन नहीं होगी, पूछी जाती है, तो उसमें ये होता है कि रिपीटेड नॉट अलाउड होता है। फिर से सुनना, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चंस नॉर्मली क्वेश्चंस होता है तो उसका मतलब होता है कि रिपीटेड नॉट अलाउड। जब तक क्वेश्चंस में रिपीटेड अलाउड वर्ड ना आए तब तक आप वो उस वाली कैटेगरी में नहीं जाओगे, क्राइटेरिया में नहीं जाओगे, उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे जो मैंने पीछे समझाया अभी। जब भी रिपीटेड या कुछ भी रिपीटेड नॉट अलाउड या कोई क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं, हमेशा याद रखना कि वो रिपीटेड नॉट अलाउड का है। तो बेटा इस पहले वाले नंबर पर कितने तरीके से रख सकते हो? सर टोटल 5 है, तो पहले वाले पे तो 5 ही रख सकता हूं। अब बेटा ये मैंने अभी बोला कि यहां पर रिपीटेड नॉट अलाउड या अलाउड कुछ नहीं बोला, हम हमेशा रिपीटेड नॉट अलाउड के पास जाएंगे। तो मेरे रॉकस्टार अगर मैंने इसमें से 5 में से कोई एक नंबर रख दिया तो अब मेरे पास बचा कितना? 4। तो बेटा ये हो जाएगा 5 4 जा 20, मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस कितने जाएंगे? 20। अगर मैंने यहां पर रिपीटेड अलाउड बोल दिया होता तब क्या बनता बेटा?
तब 2 बॉक्स बनाते और दोनों में 5-5, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता 25, ये आपका आंसर हो जाता। मैंने हर वो पॉसिबिलिटीज आपको समझा दिया है 1 बाय 1 तरीके से, जो अभी हमने आधे लास्ट 30-40 मिनट्स में जो सीखा है पूरा कॉन्सेप्ट 1 बाय, उसको मैंने 1 सेकंड। मैंने इतना टाइम क्यों लिया बेटा? मैंने इसलिए लिया कि ताकि तुम्हारे दिमाग में ये फिट हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि अब तुम पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हो कि इस तरीके से जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, कब हमें पर्टिकुलर चीज को देखना है, कब नहीं देखना है, कब रिपीटेड लेना है, कब रिपीटेड नहीं लेना है, और उसके लिए क्या क्या केस बनते हैं, मैंने हर एक चीज समझा दिया है। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। 2-3 क्वेश्चन लाया हूं बेटा, एक ये ले लेना, एक ये ले लेना। देखो दोनों केस में इसका तो डायरेक्टली आंसर बता दोगे, अभी बताया था कि रिपीटेशंस जब अलाउड रहेंगे तब, और नॉट अलाउड रहेंगे तब क्या करना है, वही सेम कंडीशंस है, अभी तो समझाया था बेटा। बट यहाँ पर आप कितनी बनाने हैं, 3 डिजिट बनाने हैं, 3 डिजिट बनाने हैं। आ जाओ एक करके दिखाता हूं। अब मतलब 3 डिजिट मतलब 3 बॉक्स बनेगा बेटा, तो रिपीटेड अलाउड है, तो बेटा टोटल कितने हैं, 5, तो तीनों में 5 रख दो, क्योंकि तीनों के पास अथॉरिटी है, तो ये हो जाएगा 125, खत्म पहला आंसर। दूसरे का क्या हो जाएगा आंसर बेटा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो मेरे रॉकस्टार 5 हैं, तो पहले में 5 रख लिया, तो एक दूसरे में 4 ही रखना पड़ेगा, तीसरे में 3 ही रखना पड़ेगा, खत्म आंसर। ये हो जाएगा 120, आंसर इज फिनिश्ड। नहीं सॉरी 60। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से भी आप अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हो। उसी तरीके से हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द 10 लेटर्स। अब हमारे पास 10 लेटर हैं, लेकिन हमें 4 ही लेटर का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 1 2 3 4 4 चीजों को बनाना है, लेकिन हमारे पास 10 लेटर हैं, उसमें से केवल 4 का कॉम्बिनेशन बना करके बताना है। लेकिन यहां पर लिखा है नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अगर ये नहीं भी लिखा होता तो भी हम यही चीज फॉलो करते, लिखा है तो भी हम फॉलो करेंगे। तो भैया 10 लेटर्स हैं, तो पहले में कितना आएगा 10, दूसरे में इससे एक कम 9, इससे एक कम 8, इससे एक कम 7, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, डन। आई होप अब आपको पूरी तरीके से फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है काउंटिंग का वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, और इस तरीके से क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। तो यहां पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि जो हमारी एनसीईआरटी है, जो हमारी एनसीईआरटी है बेटा, उसके जो एक्सरसाइज 6.1 है वो तुम्हारे पास पूरे देखो उसी तरीके से सेम क्वेश्चंस है, और जो भी मैंने करवाए हैं उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, यानी 6.1 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं 6.2 यानी परमुटेशंस के लिए आई थिंक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वहां से स्टार्ट करूंगा बेटा, क्योंकि एक चीज एक दिन में एक बार फिनिश करो। मैंने सोचा था कि आज आप लोगों को परमुटेशन पूरा पढ़ा दूं, या उससे पहले फैक्टोरियल वाला जो पार्ट्स होता है वो पढ़ा दूं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाना पड़ता है बेटा, तो चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। कम समय में ज़्यादा सीखना है, धीरे धीरे करके सीखेंगे। पूरी तरीके से अच्छे समझाया है, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बेटा। और देखते हैं नेक्स्ट परमुटेशन से, ये वाला मैं नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है मेरे रॉकस्टार। तो नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी ही, नेक्स्ट की PDF आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू। और जो बच्चे नए हैं बेटा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अड्डा मैथ्स पाठशाला सर्च करके, और दूसरों को रिकमेंड भी कर सकते हो। अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हो बेटा, 10th में नहीं जुड़ा था तो 11th में कोई बात नहीं, इसकी जर्नी हम स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे 1 बाय 1 फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल पर सारी मैथ्स की क्लासेस आपको मिलेंगी, इसी बेहतरीन लाइव सर्कल्स के साथ, लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है मेरे रॉकस्टार। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ख्याल रखना, रिवाइज जरूर कर लेना, नोट्स प्रॉपर बना लेना, और एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से फिनिश कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा। जय हिंद मेरे रॉकस्टार।